लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन और यानरन का सामना बहुत सारे सिमुलेशन क्रिस्टल से हो गया था, पर हानशन ने उन सभी सिमुलेशन क्रिस्टल को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो लोग खुश हो ही रहे थे, तभी वहाँ पर प्रोफेसर ली आ गए थे एंड उन्होंने हानशन और यानरन को उनका साथ देने के लिए कहा था। पहले तो हानशन और यानरन मना करते हैं, पर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें प्रोफेसर की बात माननी पड़ती है। अब आगे वो लोग एक जगह पर खड़े हुए थे जहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज था। प्रोफेसर ली सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो सामने देख रहे हो, वहाँ पर क्रिस्टल क्लैन का कोर एरिया है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें इस ब्रिज को पार करना होगा। वैसे तो इसमें खतरा बहुत है, लेकिन एक बार अगर हम कोर एरिया में पहुँच गए तो हमें क्रिस्टल क्लैन का खजाना मिल जाएगा। हानशन और यानरन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रोफेसर ली सिर्फ एक ब्रिज को पार करने के लिए उनकी मदद क्यों मांग रहे हैं, इसलिए वो प्रोफेसर ली से इस बारे में पूछते हैं। तो प्रोफेसर ली उस ब्रिज के ऊपर इशारा करते हुए कहते हैं, वहाँ देखो। हानशन और यानरन जब वहाँ देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि प्रोफेसर ली को आखिर उनकी मदद क्यों चाहिए। अभी के लिए वहाँ पर एक छत थी, जिस छत पर कई सारे क्रिस्टल नेस्ट लटके हुए थे। क्रिस्टल नेस्ट के अंदर बहुत ही खतरनाक क्रिस्टल हुआ करते थे। एक बार अगर वो नेस्ट फूट गया तो वो क्रिस्टल उस नेस्ट से बाहर आ जाया करते थे एंड किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर चिपक कर उसका सारा का सारा खून चूस कर उसे मार सकते थे। प्रोफेसर ली कहते हैं, आसपास की हवा में अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई तो बहुत ईजीली ये नेस्ट फूट जाएंगे एंड हम खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते वक्त सावधान रहना। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। उनके पीछे पीछे हानशन और यानरन भी आ रहे थे। उन्हें लगा था कि इस ब्रिज पर उन्हें बहुत ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा ब्रिज पार कर जाते हैं एंड उन पर कोई भी नेस्ट हमला नहीं करता है। यहाँ पर क्या हुआ था ये किसी को समझ नहीं आया था। प्रोफेसर ली तो अभी के लिए खुद शॉक में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बार इन नेस्ट ने उन पर हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछली बार जब वो यहाँ पर आए थे तब इन नेस्ट ने उन पर बहुत खतरनाक हमला किया था, लेकिन वो लोग सेफली वहाँ पर पहुँच गए थे। ऐसे में अब इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, इसलिए वो और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो तीनों एक कासल के अंदर आ गए थे जहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज़ थी। प्रोफेसर ली कहते हैं, इन डेड बॉडीज़ को छूना मत, हम नहीं जानते हैं कि आखिर ये किस तरह मरी हैं। ऐसे में अगर हम इन्हें छुएंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर हानशन और यानरन अपना सिर हिला देते हैं। वो लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन तभी अचानक से प्रोफेसर ली रुक जाते हैं एंड रुक कर कहते हैं, तो ये तुम हो। एंड अचानक से वहाँ पर वैंग आ जाता है। वैंग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था एंड उसके पास एक लाल रंग का क्रिस्टल था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, प्रोफेसर, आपसे बिछड़ने के बाद मुझे यहाँ पर एक चीज़ मिली है। तो प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो वो चीज़ मुझे दे दो, मुझे देखने दो आखिर ये क्रिस्टल क्या है। ये कहकर प्रोफेसर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वैंग उन्हें ज़ोरदार पंच मार देता है। लेकिन प्रोफेसर ने अपनी किंग कॉन्ग बॉडी एक्टिवेट कर ली थी, इस वजह से वैंग की पावर का, वैंग के पंच का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। वो हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान मुझे चोट भी पहुंचा सकता है? तो इस पर वैंग भी अजीब तरह से मुस्कुराता है एंड कहता है, हाँ बिल्कुल। ये कहकर अचानक से वो अजीब सा एक बॉम्ब बाहर की तरफ फेंक देता है। बाहर जाते ही वो बॉम्ब फट जाता है एंड उस बॉम्ब के फटने की वजह से सभी के सभी नेस्ट भी फट गए थे एंड उन नेस्ट क्रिस्टल से बहुत से छोटे छोटे खून चूसने वाले क्रिस्टल बाहर आ चुके थे, जो अभी के लिए अंदर की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। अंदर आते ही वो क्रिस्टल्स इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। आधे क्रिस्टल हानशन और यानरन की तरफ चले गए थे, वहीं आधे क्रिस्टल प्रोफेसर ली की तरफ चले गए थे, पर शॉकिंगली उन्होंने वैंग पर हमला नहीं किया था। प्रोफेसर ली उन क्रिस्टल से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, यहाँ तक कि उनकी किंग कॉन्ग बॉडी भी इन क्रिस्टल से उन्हें नहीं बचा पाती है। कुछ क्रिस्टल सीधा जाकर उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं एंड उनका सारा का सारा खून चूसकर उन्हें वहीं मार देते हैं। हानशन यानरन के साथ
इन क्रिस्टल से बचने के लिए भाग रहा था। भागते भागते अभी के लिए वो लोग डेड एंड पर आ चुके थे। वहाँ से वो और ज़्यादा आगे नहीं जा सकते थे। ये देखकर हाइंशन जल्दी से यानरैन को कवर कर लेता है, क्योंकि उसे डर था कि ये क्रिस्टल उन पर हमला कर देंगे। लेकिन शॉकिंगली ये क्रिस्टल उन पर हमला करते ही नहीं है। जब वैंग ये देखता है तो कहता है, इन क्रिस्टल ने तुम्हें नहीं मारा, शायद तुम लोगों को मुझे ही मारना होगा। ये कहकर वो हाइंशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो हाइंशन की तरफ आगे बढ़ रहा था, 9 लाइफ कैट वाला पेंडेंट गर्म होता जा रहा था। ये देखकर हाइंशन मन ही मन सोचने लगता है, क्या इस पेंडेंट में एंड वैंग के पास मौजूद उस क्रिस्टल में कोई कनेक्शन है। उसके पास अपने इन सवालों का जवाब नहीं था। इधर वैंग ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो ये देख हाइंशन जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदलता है एंड जल्दी से इविल मंत्रा, ओवरलोड इन सभी को एक्टिवेट कर लेता है, ताकि उसकी पावर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वैंग उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। साथ ही साथ उसके पास एडवांस डेमन वर्ल्ड की एक स्केटबेड रैंक की बीस्ट सोल भी थी। ऐसे में हाइंशन उसे हरा नहीं सकता था। ये बात वो खुद भी जानता था। तभी अचानक से वैंग हाइंशन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, जिससे हाइंशन पर एक कट आ जाता है। वैंग हाइंशन पर दूसरा हमला करने जाता है, पर तभी यानरैन कहती है, हाइंशन ये हमला खुद को मत लगने देना। वैंग अभी के लिए गियर स्वॉर्डमैनशिप का यूज़ कर रहा है। ऐसे में अगर ये दूसरा हमला तुम्हें लगा तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। हाइंशन ये बात सुनते ही दूसरे हमले को डॉज कर लेता है, लेकिन वैंग उस पर हमला करना जारी रखता है। हाइंशन उसके कुछ हमलों को डॉज कर रहा था, लेकिन कुछ हमले उसे लगते जा रहे थे, क्योंकि वैंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन इसके बावजूद भी हाइंशन उसके सभी हमलों का सामना कर रहा था एंड उसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, ताकि हाइंशन उसकी स्वॉर्डमैनशिप में कोई गलती ढूंढ सके। हाइंशन उससे 1-2 घंटे तक लगातार फाइट करता रहता है। इस दौरान उसने वैंग के 300 से 400 हमलों का सामना किया था। पर अच्छी बात ये थी कि इस दौरान उसकी ऑब्जर्वेशन की वजह से उसे वैंग की एक गलती मिल गई थी। उसे पता चल गया था कि एक बार हमला करने के बाद अगर वैंग को अपनी स्वॉर्ड से दूसरा हमला करना है तो उसके लिए उसे थोड़ा पॉज लेना पड़ता था, ताकि वो अपनी एनर्जी इकट्ठा कर सके एंड उसी पॉज का फ़ायदा उठाकर हाइंशन उसे मार सकता था। गलती मिलते ही हाइंशन उसके साथ फाइट में जुट जाता है। उन दोनों की फाइट वक्त के साथ और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन यानरैन अभी देख सकती थी कि वैंग जो कुछ देर पहले हाइंशन पर भारी पड़ रहा था, अब उसका पूरा उल्टा हो चुका था एंड हाइंशन ही वैंग पर भारी पड़ने लगा था। वैंग को भी ये बात समझ आने लगी थी। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो जल्दी से अपने पास मौजूद लाल क्रिस्टल बाहर निकालता है एंड कहता है, अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। ये कहकर वो अपने पास मौजूद रेड क्रिस्टल का यूज़ करता है एंड उससे वहाँ मौजूद सभी के सभी खून चूसने वाले क्रिस्टल्स को कमांड कर कर उन्हें हाइंशन और यानरैन की तरफ भेज देता है। सभी के सभी क्रिस्टल तेजी से हाइंशन की तरफ बढ़ रहे थे। हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इनका सामना कैसे करेगा। वो अपने पास बढ़ रहे सभी क्रिस्टल को पंच मारकर उन्हें दूर करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि जैसे ही वो क्रिस्टल हाइंशन के पास पहुंचते हैं, अचानक से कहीं से एक छोटी सी आवाज़ आती है एंड उस आवाज़ के आते ही वो सभी के सभी क्रिस्टल हाइंशन को छोड़कर वैंग की तरफ जाने लगते हैं। वैंग उन क्रिस्टल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो इन क्रिस्टल को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड ये सभी के सभी क्रिस्टल जाकर उससे चिपक जाते हैं एंड उसका सारा का सारा खून चूसकर उसे वहीं पर मार देते हैं। यहाँ पर जो भी हुआ था उसने इन दोनों को चौंका दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन क्रिस्टल ने अचानक से वैंग पर ही हमला क्यों कर दिया। यानरैन पूछती है, हाइंशन आखिर उस टाइम पर क्या हुआ था। इस पर हाइंशन सोचने लगता है एंड थोड़ा सोचने के बाद कहता है, उस टाइम पर कुछ खास तो नहीं हुआ था, लेकिन जब ये क्रिस्टल मुझे चारों तरफ से घेर चुके थे तब अचानक से कहीं से एक आवाज़ आई थी एंड उसी आवाज़ को सुनकर इन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया था एंड जाकर वैंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। वो आवाज़ शायद मेरे पॉकेट से आई थी। यही सोचकर हाइंशन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है एंड हाथ डालकर एक चीज़ को बाहर निकालता है।
वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि यूनिकॉर्न बीटल था। हानशन शौक के साथ कहता है, तो वो आवाज़ इस यूनिकॉर्न बीटल से आई थी। इस यूनिकॉर्न बीटल की वजह से ही उन क्रिस्टल ने मेरा पीछा छोड़कर वैंग का पीछा करना शुरू कर दिया था। ये यूनिकॉर्न बीटल तो सच में बहुत ही कमाल की चीज़ है। उन लोगों की जान बच गई थी, इस वजह से दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अब दोनों वापस लौटने का डिसीजन लेते हैं एंड वहाँ से बाहर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन वहीं पर उनका सामना क्यूब क्रिस्टल से हो जाता है। वो लोग काफ़ी डर चुके थे क्योंकि दोनों जानते थे ये क्यूब क्रिस्टल कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन शॉकिंगली इस बार वो क्यूब क्रिस्टल इन पर हमला नहीं करता है। हानशन और यानरन तुरंत समझ जाते हैं ऐसा उस यूनिकॉर्न बीटल की वजह से हो रहा है एंड वो लोग सेफली क्रिस्टल क्लैन से बाहर आ जाते हैं एंड वहाँ से डफने लौट आते हैं। हानशन जानता था जब वो डफने पर लौटेंगे तब उनकी बॉडी को स्कैन किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि उनके पास क्या कोई कीमती चीज़ है। हानशन रास्ते भरे प्रे कर रहा था कि उस स्कैन में यूनिकॉर्न बीटल सामने ना आए, क्योंकि हानशन इस यूनिकॉर्न बीटल को अपने पास रखना चाहता था एंड इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था। लकीली स्कैन के बाद भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है एंड हानशन सेफली इस यूनिकॉर्न बीटल को लेकर डफने में एंटर हो जाता है। हानशन अपने कमरे में बैठा हुआ था एंड एक बुक पढ़ रहा था। वही यूनिकॉर्न बीटल हानशन के ही कमरे में था एंड इधर उधर घूम रहा था। हानशन उस यूनिकॉर्न बीटल को पहले देखने लगता है एंड उसे देखते हुए कहता है, इधर आओ। जैसे ही हानशन ने कहता है, अचानक से वो यूनिकॉर्न बीटल हवा में उड़ने लगता है एंड हानशन की तरफ आने लगता है। अभी वहाँ पर जो भी हुआ था वो देखकर हानशन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो शौक के साथ कहता है, क्या मुझे टेलीकिनेसिस की पावर मिल गई है? लेकिन उसके पास अपने सवाल का जवाब नहीं था, इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अभी ग्लास की तरफ देखता है एंड उसे हवा में उठने के लिए कहता है। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता है, पर हानशन जब उस ग्लास पर थोड़ी देर तक फोकस करता रहता है तो अचानक से वो ग्लास हवा में उड़ना शुरू कर देता है। हानशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। इसी खुशी में वो अपनी इस पावर को कुछ बड़ी चीज़ों पर ट्राई करता है, लेकिन इस पावर का यूज़ करने के बाद भी वो बड़ी चीज़ें नहीं हिलती हैं। शायद उसकी इस पावर की लिमिट थी। यही सोचकर हानशन थोड़ा शांत बैठ जाता है, जिसके बाद वो याद करने लगता है कि क्रिस्टल क्लैन में वैंग के मरने के बाद क्या हुआ था। उसे याद आता है क्रिस्टल क्लैन में जब वैंग मर गया था तब हानशन ने उसकी तलाशी ली थी एंड उसकी तलाशी लेने पर हानशन को उसके पास से एक कार्ड मिला था जिस पर 9 लाइफ कैट का सिंबल था। जिसके बाद उसने प्रोफेसर ली की भी तलाशी ली थी, लेकिन हानशन को उनके पास से कोई ऐसा कार्ड नहीं मिला था। अगर वैंग के पास वो कार्ड था तो प्रोफेसर ली के पास वो कार्ड क्यों नहीं था? ये बात हानशन को समझ नहीं आ रही थी एंड उस कार्ड का मतलब क्या था, ये बात हानशन जानना चाहता था। इनके बारे में जानने के लिए उसने वैंग के पास मौजूद उस लाल क्रिस्टल को भी ऑब्जर्व किया था, लेकिन हानशन को बस इतना समझ आया था कि ये एक ब्रेन क्रिस्टल है एंड हानशन ने जब उसका यूज़ किया था तब उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब उसकी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी एंड उसके बाद ही हानशन के पास टेलीकिनेसिस की पावर आई थी। हानशन को उस रेड क्रिस्टल में इसके अलावा और कुछ खास नहीं मिला था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वैंग इस रेड क्रिस्टल की मदद से उन खून चूसने वाले क्रिस्टल्स को किस तरह कंट्रोल कर पाया था। खैर, उसके पास अपने इन सवालों का जवाब भी नहीं था। इस वजह से अभी के लिए वो शांति से बैठ जाता है। उसके पास और कोई काम नहीं था, इस वजह से वो वहाँ से यानरन से मिलने आ जाता है। यानरन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसलिए हानशन पूछता है, आखिर क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो यानरन कहती है, इस बार डफने ने इस मिशन में बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र किया है। जब इस बात की न्यूज़ मैंने मिलिट्री को दी तो उन्होंने हमें तुरंत लौटने के लिए कहा है। ये सुनकर हानशन परेशान होकर कहता है, तुम इस मिशन की कैप्टन थी, ऐसे में कहीं इतना बड़ा लॉस होने की वजह से वो लोग तुम्हें पनिश तो नहीं करेंगे? तो इस पर यानरन मुस्कुराते हुए कहती है, पहले शायद वो मुझे पनिश कर सकते थे, लेकिन इस मिशन में हम 2 क्रिस्टल लेकर आए हैं। अगर हम उन क्रिस्टल को मिलिट्री को दे देंगे
तो मिलिट्री हमें पनिश करने की बजाय रिवॉर्ड ही देगी, क्योंकि वो दोनों क्रिस्टल बहुत ज़्यादा रेयर है। इस पर हाइंशन मुस्कुराने लगता है। वो पूछता है, क्या मैं अभी के लिए इंटरनेट का यूज़ कर सकता हूँ? तो इस पर यानरन कहती है, नहीं, तुम अभी के लिए इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कॉम्बैट प्रैक्टिस करनी है तो तुम मिलिट्री के वर्चुअल कैंप में लॉग इन कर सकते हो। वहाँ पर तुम फाइट कर कर अपनी पावर एंड अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो। उसकी बात सुनकर हाइंशन डिसाइड करता है कि वो ऐसा ही करेगा एंड वो जल्दी से लॉग इन कर कर अपनी एक आईडी बना लेता है। उसने मिलिट्री के वर्चुअल कैंप में अपनी जो आईडी बनाई थी, उस आईडी का नाम भी उसने अ वॉरशिप सोल्जर रखा था। वो जल्दी से बैटल के लिए क्लिक कर देता है एंड उसके क्लिक करते ही एआई उसके लिए बैटल पार्टनर ढूंढने लगता है। कुछ ही पलों में हाइंशन का बैटल पार्टनर उसके सामने था। उसके बैटल पार्टनर की आईडी कॉन क्यूबिन थी। हाइंशन सोच में पड़ जाता है, आखिर कोई इतना अजीब नाम क्यों रखेगा, पर वो ये नहीं जानता था कि वो इस कॉन क्यूबिन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।